एक ही विचार बार 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 दिमाग में चलने लग जाता है। हम चाहते हैं कि वो विचार नहीं आए हमारे माइंड में, फिर भी वो आता है। उसकी वजह से हमारा प्रेजेंट मोमेंट खराब होता है। उसकी वजह से हम हमारे काम पे फोकस नहीं कर पाते, हम हमारी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा मन चिड़चिड़ा रहने लग जाता है, मन उदास रहने लग जाता है और हम घबराहट में जीने लगते हैं। दोस्तों, यदि आप भी इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से परेशान है ना, तो ये छोटा सा साइंटिफिक सेशन आप ही के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी एस कुमार, साइकेट्रिस्ट एंड योर हेल्थ कोच। आप देख रहे हैं डॉक्टर माइंड फिट। दोस्तों, हमने इससे पहले 2 वीडियो डिस्कस किए थे जिसमें हमने ओवर थिंकिंग के कारण पे बात की थी कि ये ओवर थिंकिंग होती क्यों है। उसमें एक कारण हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारा माइंड किसी भी फैक्ट, किसी भी इवेंट को एक फॉल्स स्टोरी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग स्टार्ट होती है। और दूसरा कारण हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारा माइंड किसी अनसर्टेनिटी ट्रैप में फंस जाता है, किसी अनसर्टेनिटी लूप में फंस जाता है, उसकी वजह से ओवर थिंकिंग होती है। दोस्तों, इस ओवर थिंकिंग को हमें ना जड़ से खत्म करना है। उसके लिए सबसे पहले इसको समझना जरूरी होगा। यदि ओवर थिंकिंग को समझना है तो पहले वाले 2 वीडियो आप अच्छे से देखें। और आज हम एक छोटी सी मिस्टेक की बात करेंगे। ये एक्चुअली छोटी नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग रहती है हमारे माइंड में। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि ओवर थिंकिंग को जड़ से कैसे खत्म करें, इसको बिल्कुल एकदम पूरी तरह से कैसे खत्म करें। उसके लिए प्रैक्टिकल 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगा, 5 स्टेप्स जो आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप ओवर थिंकिंग से जीत सकते हैं। दोस्तों, एक सबसे बड़ी गलती जो हमारा दिमाग करता है ना, जिस भी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग होती है, उसका माइंड सबसे बड़ी गलती जो करता है ना, वो ये गलती है कि वो किसी भी थॉट का, किसी भी विचार का, जो भी उसके दिमाग में आता है ना, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में कुछ भी आता है, उस व्यक्ति के माइंड में कुछ भी आता है, कोई भी थॉट उसके दिमाग में आता है, कोई भी थॉट उसके दिमाग में आता है। अब ये थॉट रियल भी हो सकता है और ये थॉट फॉल्स भी हो सकता है, सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिमाग सबसे बड़ी गलती क्या करता है, जिस व्यक्ति को ओवर थिंकिंग होती है ना, उसका माइंड सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो उस थॉट का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, उस थॉट का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है। यहीं से सबसे बड़ी गलती स्टार्ट हो जाती है। कहने का मतलब, उस थॉट का एक परफेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करता है माइंड। और लाइफ में परफेक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। हमारा माइंड, यानी जिस भी व्यक्ति को ओवर थिंकिंग होती है, उसका माइंड एक सर्टेनिटी चाहता है। कोई भी थॉट दिमाग में आया तो माइंड सर्टेनिटी चाहता है। माइंड को अनसर्टेनिटी कभी भी पसंद नहीं है। तो माइंड सर्टेनिटी चाहता है और सर्टेनिटी के लिए वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता है। और ये जो सॉल्यूशन है ना दोस्तों, ये एक्चुअली सॉल्यूशन नहीं होती, ये अजम्पशन होते हैं। ये माइंड के अजम्पशन होते हैं। ठीक है, ये माइंड के अजम्पशन होते हैं और इस अजम्पशन की वजह से हमारी ओवरथिंकिंग स्टार्ट होने लग जाती है। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि एक एक हमारे मित्र थे, एक हमारे फ्रेंड थे। उनका एक्चुअली अपने किसी फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन चल रहा था और बहुत उसके क्लोज फ्रेंड थे। उन्होंने उनको मैसेज किया था, दोनों डॉक्टर थे। उन्होंने मैसेज किया और मैसेज उनका सीन हो गया। ठीक है, मैसेज उनका सीन हो गया और मैसेज सीन होने के बाद में उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। सामने वाले दोस्त ने रिप्लाई नहीं दिया था। और जब रिप्लाई नहीं दिया ना, तो उसके बाद में उनका जो माइंड है, जो दोस्त का दिमाग है ना, वो सोचने लग गया कि रिप्लाई क्यों नहीं दिया, रिप्लाई क्यों नहीं दिया। मतलब माइंड उनका सॉल्यूशन ढूंढने लग गया, सॉल्यूशन ढूंढने लग गया। अब सॉल्यूशन ढूंढने की कहाँ जरूरत है, अब रिप्लाई नहीं दिया, सीन दिख गया, तो उसमें सॉल्यूशन ढूंढने की कहाँ जरूरत है। लेकिन माइंड अनसर्टेन हो रखा है, यहाँ पे माइंड अनसर्टेन, अनिश्चित हो रखा है। तो माइंड को सर्टेनिटी चाहिए, तो वो सॉल्यूशन ढूंढता है। और सॉल्यूशन कैसे मिलेगा उसको, क्योंकि उसको रियलिटी तो पता नहीं है ना। तो सॉल्यूशन उसको मिलेगा अजम्पशन से। वो अज्यूम करने लग जाएगा, अलग अलग सिचुएशन अज्यूम करने लग जाता। उसकी वजह से उसने बहुत सारी सिचुएशंस अज्यूम्स कर ली कि हो सकता है वो मेरा फ्रेंड मेरे से नाराज है, मेरा मेरा या मेरी जो भी मेरी फ्रेंड मेरे से नाराज है, मेरी फ्रेंड मेरे से नाराज है, कहीं मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी, मेरी कोई बात पसंद नहीं आई हो, क्या मैं उसको पसंद नहीं हूं, क्या पसंद नहीं करती। कहने का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही छोटा सा इवेंट हुआ था कि उसने रिप्लाई नहीं किया।
उसने मैसेज देख लिया और रिप्लाई नहीं किया, उसके बाद में उसके दिमाग ने बहुत सारा एज्यूम करना चालू कर दिया, कुछ भी एज्यूम करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से ओवरथिंकिंग स्टार्ट होने लग जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो माइंड है ना, सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है, यहाँ पे दिमाग सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है कि वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, किसी भी इवेंट का, किसी भी थॉट का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, और सॉल्यूशन माइंड एजम्पशन के फॉर्म में ढूंढ रहे हैं। और जितना हम अज्यूम करते हैं ना, जितना हम परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट सॉल्यूशन कभी मिलता नहीं, और हम और डीप में जाते रहते हैं, और डीप में जाते रहते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ओवरथिंकिंग होती है। तो ओवरथिंकिंग वाला जो माइंड है ना दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी गलती, उसकी सबसे बड़ी जो गलती होती है ना, वो ये है कि वो एक परफेक्ट आंसर की तलाश में रहता है। परफेक्ट आंसर, एक परफेक्ट आंसर की तलाश रहती है उसको, और उस परफेक्ट आंसर की तलाश में वो कुछ भी एज्यूम करने लग जाता है, मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन एज्यूम करने लग जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी मतलब इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये भी मैं सोच सकता हूँ उस छोटे से इवेंट के बाद में। तो यदि हम ये चीज ठीक कर लेंगे ना, तो हमारी ओवरथिंकिंग काफी हद तक ठीक हो सकती है। तो आज हम 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखेंगे दोस्तों, आज हम 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स सीखेंगे कि इन 5 स्टेप्स को हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करके कैसे ओवरथिंकिंग से ठीक हो सकते हैं, कैसे ओवरथिंकिंग से बाहर निकल सकते हैं। तो इसमें स्टेप नंबर 1 है फैक्ट एंड स्टोरी को अलग करना। सबसे पहला जो स्टेप है वो है फैक्ट और स्टोरी को अलग करना। जैसे इस एग्जांपल में हम बात करें, अभी जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया, तो उसमें फैक्ट क्या था दोस्तों, इसमें फैक्ट था रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, ये था फैक्ट। अब इस फैक्ट के पीछे की जो स्टोरी है ना, ये है फॉल्स स्टोरी, ये फॉल्स स्टोरी जो दिमाग के द्वारा झूठी कहानी बनाई गई है, उसको और फैक्ट को हमें अलग करना है। इसके लिए क्या करना होता है, जब भी हम ओवरथिंकिंग में रहते हैं, जब भी हमें विचारों की, हमारे माइंड में विचारों की बरसात होने लग जाती है, एक के बाद दो, दो के बाद चार, ऐसे विचार आने लग जाते हैं बार बार, उस टाइम पे हमें रुकना है और हमें ये सोचना है कि ये जो थॉट स्टार्ट हुआ था, जो ओवरथिंकिंग स्टार्ट हुई थी, उससे जस्ट पहले क्या चल रहा था, उससे जस्ट पहले क्या चल रहा था, उससे जस्ट पहले चल रहा था कि उसने जवाब नहीं दिया, उसने रिप्लाई नहीं किया मेरे मैसेज का, ये चल रहा था उससे जस्ट पहले। उसके बाद में मैंने क्या एज्यूम करना चालू कर दिया, उसके बाद में मैंने क्या क्या सोचना चालू कर दिया, इन दोनों को हमें अलग करना है, इन दोनों को हमें अलग करना है। इसके लिए आपको अपने माइंड से, यदि आप ओवरथिंक करें, यदि आप ओवरथिंकिंग करते हैं, उसके लिए आपको अपने माइंड से ये सोचना, ये पूछना पड़ेगा कि जो भी मैं ये सोच रहा हूं, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, जो भी मैं सोच रहा हूं, जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है, क्या ये फैक्ट है या फिर मेरा अजम्पशन है, क्या मेरा ये फैक्ट है, क्या ये रियलिटी है, या सिर्फ एक फॉल्स स्टोरी है। जब आप एक डिफरेंशिएट, एक लाइन क्रिएट करना चालू कर दोगे ना दोस्तों, फैक्ट और फॉल्स स्टोरी में, फैक्ट और एजम्पशन में, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग समझने लग जाएगा कि हाँ, सच्चाई कुछ और है और मैं सोच कुछ और रहा हूँ। तो ये सबसे पहले स्टेप जो है वो ये है कि आपको फैक्ट और स्टोरी यानी फॉल्स स्टोरी, इसमें डिफरेंस क्रिएट करना है, इसमें एक लाइन क्रिएट करनी है, इन दोनों को अलग अलग करना है, इन दोनों को सेपरेट करना है। जब आप ये करने लग जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी ओवरथिंकिंग की जो इंटेंसिटी है वो कम होने लग जाएगी, ओवरथिंकिंग आपकी कम होने लग जाएगी। ये था स्टेप 1। अब हम चलते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 जो है ना, वो है कि आप जिस भी बारे में ओवरथिंकिंग कर रहे हो ना, जिस भी चीज के बारे में ओवरथिंकिंग कर रहे हो, वो प्रॉब्लम है या पॉसिबिलिटी है, वो समस्या है या संभावना है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ना, मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम ओवरथिंकिंग के केसेस में हमारा माइंड किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉब्लम समझने लग जाता है, और जब माइंड किसी पॉसिबिलिटी को प्रॉब्लम समझने लग जाता है ना दोस्तों, उसकी वजह से ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह से एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसको हम एक बहुत ही खूबसूरत से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए मेरी एग्जाम है, मान के चलिए मेरी एग्जाम आने वाली है, ठीक है, मेरी एग्जाम आने वाली है और मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, ठीक है, मुझे स्टडी करनी है, एग्जाम के लिए मुझे पढ़ाई करनी है। अब होगा क्या, जैसे मेरी एग्जाम आई, शेड्यूल आ गया है ना, टाइम टेबल आ गया, उसके बाद में होगा क्या, मेरे दिमाग में थॉट आएगा कि यार मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। ठीक है, ये थॉट है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, या फिर मैं फेल हो जाऊंगा, ये थॉट है कि मैं फेल हो जाऊंगा। यहाँ पे हमारे दिमाग में थॉट आया कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है, ये थॉट आया हमारे दिमाग में। अच्छा, एग्जाम अभी हुआ नहीं है, एग्जाम 20 दिन बाद में है, और थॉट आया कि मैं फेल हो जाऊंगा। अच्छा, ये जो मैं फेल हो जाऊंगा, ये प्रॉब्लम है या पॉसिबिलिटी है,
ये समस्या है या संभावना है? चलो बताओ। ये समस्या बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समस्या तो रियलिटी में होती है ना। अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो फेल होने की तो बात ही नहीं होती। हाँ ये पॉसिबिलिटी है, हाँ ये संभावना है, हाँ मैं फेल हो सकता हूँ, लेकिन अभी तो नहीं हुआ ना। हमारा माइंड सबसे बड़ी गलती यही करता है। हमारा माइंड किसी भी पॉसिबिलिटी को, हमारा माइंड किसी भी संभावना को यदि समस्या समझने लग जाता है ना, तो फिर ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, जब भी आपको डर लगने लग जाए किसी भी रिजल्ट से, किसी भी चीज से, जब भी आपका माइंड किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉब्लम समझने लग जाए ना, तो उस टाइम पे आप अपने माइंड को बोलो, हे माइंड सुनो, ये प्रॉब्लम है या पॉसिबिलिटी है? क्या मेरा माइंड, क्या मैं इसको, इस पॉसिबिलिटी को प्रॉब्लम समझ रहा हूं? हाँ ये पॉसिबिलिटी है, प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? प्रेजेंट की प्रॉब्लम नहीं है ये, अभी क्या करना चाहिए, वर्तमान में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम बन जाए, लेकिन वो तो फ्यूचर में बनेगी ना, अभी तो नहीं है ना। अभी तो मैं फेल नहीं हुआ ना। हाँ पॉसिबिलिटी है कि फेल हो सकता हूँ, लेकिन अभी तो फेल नहीं हुआ। अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे मेरा पूरा का पूरा फोकस उस पॉसिबिलिटी, उस प्रॉब्लम से हटाकर, उस पॉसिबिलिटी, उस प्रॉब्लम से हटाकर मेरा पूरा का पूरा फोकस मुझे अपने एक्शन पे देना है। मुझे पूरा का पूरा फोकस मुझे अपने एक्शन पे देना है। एक्शन का मतलब मुझे अपनी क्रिया पे फोकस करना है, मुझे अपने प्रोसेस पे फोकस करना है। और जब मैं एक्शन पे फोकस करने लग जाऊंगा ना दोस्त, तो मेरी पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट होएगी ही नहीं। और पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट नहीं होगी तो बल्ले बल्ले। हमें यही तो चाहिए, हमें प्रॉब्लम से तो बचना है, उसके लिए एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक्शन यदि आप करेंगे, कहने का मतलब मुझे उस टाइम पे पढ़ाई करनी है। मेरा दिमाग जाएगा, मेरा दिमाग सोचने लग जाएगा। मेरे दिमाग में थॉट आएगी मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा। उस टाइम पे जब मेरे दिमाग में थॉट आएगा, तो मैं अपनी पढ़ाई को छोड़ के जब उसके बारे में सोचने लग जाऊंगा, तो फिर वो मेरी पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मुझे उस टाइम पे क्या करना है? मुझे अपने आप को ये रियलाइज करवाना है, मुझे अपने माइंड को ये बताना है कि भाई साहब ये पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रेजेंट की प्रॉब्लम नहीं है। ये हो सकता है आगे हो जाए, लेकिन अभी तो नहीं हुआ ना। अभी नहीं हुआ मतलब अभी मुझे क्या करना है, वर्तमान में मुझे क्या करना है? वर्तमान में मुझे मेरा पूरा का पूरा फोकस अपने प्रोसेस पे करना है, मुझे अपने एक्शन पे ध्यान देना है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, दूसरा जो स्टेप है वो है प्रॉब्लम और पॉसिबिलिटी में डिफरेंस क्रिएट करना। आपको अपने माइंड को ये समझाना है कि जो भी मैं सोच रहा हूँ या फिर जिस भी चीज से मैं परेशान हो रहा हूँ, वो प्रॉब्लम है या पॉसिबिलिटी है। और आपका पूरा का पूरा फोकस आपको अपने एक्शन पे लेके आना है। और जब आप ये करने लग जाएंगे ना दोस्त, आपकी पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम में बनेगी नहीं, कन्वर्ट ही नहीं होगी, और आपको एंजाइटी होगी ही नहीं। ये था दूसरा स्टेप। पहला स्टेप अपने डिस्कस किया था फैक्ट और स्टोरी को अलग अलग करना। दूसरा आपने डिस्कस किया है प्रॉब्लम है या पॉसिबिलिटी है, और हमें हमारा पूरा का पूरा फोकस उस पॉसिबिलिटी और प्रॉब्लम से हटा के एक्शन पे करना है, ठीक है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ना दोस्तों, ओवर थिंकिंग से पार पाने का, ओवर थिंकिंग को ठीक करने का तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है गिव योरसेल्फ ए थिंकिंग विंडो। कहने का मतलब होता है जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारे दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स आते हैं। उस टाइम पे हमारे दिमाग में अनावश्यक विचार आते हैं। जब मैं पढ़ने बैठा हूं, जब मैं पढ़ रहा हूं, जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ अनावश्यक विचार आ रहे हैं। उस टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ अनावश्यक विचार आ रहे हैं, कुछ इरेलेवेंट थॉट आ रहे हैं, कुछ अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं। अब एक व्यक्ति जो ओवर थिंकिंग में चला जाएगा, वो क्या करता है? वो अपना काम छोड़ के उस विचार जो उसके दिमाग में उसके बारे में सोचने लग जाता है, उसको तवज्जो देता है, उसको इंपॉर्टेंस देता है, और उसके बाद में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है, थॉट्स की एक चेन बनने लग जाती है, और वो फिर ओवर थिंकिंग में चला जाता है। ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए हमें? ऐसे टाइम पे आपको एक थिंकिंग विंडो क्रिएट करनी है। जब भी आपके दिमाग में अनावश्यक विचार आए, उस टाइम पे आपको बोलना है कि इस टाइम पे मैं एक काम कर रहा हूँ, इस टाइम पे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये जो मेरे दिमाग में विचार आ रहे हैं ना, इनके बारे में मैं शाम को 7 बजे 15 मिनट या 20 मिनट के लिए सोचूंगा। कहने का मतलब आपके दिमाग में जो अनावश्यक विचार आए ना दोस्तों, उनको आपने एक विंडो टाइम दे दिया, एक विंडो पीरियड दे दिया कि इनके बारे में मैं शाम को 7 से लेके 7:15 तक सोचूंगा। मतलब क्या किया है? जो आपके दिमाग में कोई भी विचार है, नहीं कैसे भी विचार हो सकते हैं, इन विचारों को आपने सप्रेस नहीं किया, इन विचारों को आपने सप्रेस नहीं किया, इन विचारों को आपने सप्रेस नहीं किया, इन विचारों को आपने रोका नहीं है, इन विचारों को आपने स्ट्रक्चर्ड किया है। आपने इनको एक स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर्ड डायरेक्शन दी है, मतलब आपने इन विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की है, आपने इन विचारों को एक अलग से टाइम दे दिया कि हाँ ये विचार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं इनके बारे में नहीं सोचूंगा, शाम को मैं 7 से लेकर 7:15 बजे तक इनके बारे में सोच सकता हूँ या फिर सोच लूंगा। होगा या अभी आपको एक दो बार परेशान करेंगे, लेकिन जब आप इनको एक फिक्स टाइम दे दोगे ना तो ये फिर रुक जाएंगे, फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। और होगा क्या, जब शाम आएगी ना तब तक आपके दिमाग में ये विचार आएंगे नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी रिलेवेंट अनावश्यक थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में ना दोस्तों, उनको आपको एक थिंकिंग विंडो देनी है, आपको एक विंडो टाइम देना उनको, एक सोचने के लिए एक पर्टिकुलर अलग से समय देना है उनको। जब आप ये करेंगे ना तो आप ओवर थिंकिंग से काफी हद तक पार पा सकते हैं। ये था स्टेप नंबर 3। पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था फैक्ट और स्टोरी को अलग करना। दूसरा स्टेप था कि जो भी जिस चीज के बारे में ओवर थिंकिंग हो रही है ना वो प्रॉब्लम है या पॉसिबिलिटी है। तीसरा है अपने जो थॉट है, अपने जो विचार है, उनको एक विंडो टाइम देना, उनको एक अलग से निश्चित निर्धारित समय देना। जब आप ये करेंगे ना तो आपकी 50-60% ओवर थिंकिंग ठीक हो जाएगी। उसके बाद में आएगा स्टेप नंबर 4। आपको पूरा का पूरा फोकस अपने थॉट के बजाय अपने एक्शन पे देना है, थॉट के बजाय अपने एक्शन पे देना है। होता क्या है ना दोस्तों, जब भी हमारे दिमाग में कोई भी थॉट आता है या फिर हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं या फिर डिप्रेशन में होते हैं, उस टाइम पे दो चीजें होती है। एक चीज होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है और एक चीज होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना। एक हमारे कंट्रोल में होती है, एक हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, एक हमारे एक पे हमारा कंट्रोल होता है और एक पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। चलो इसको एक बहुत ही खूबसूरत से एग्जांपल से समझते हैं। एक रियल एग्जांपल है। एक स्टूडेंट है जो मुझे दिखाने आते थे और वो ना 12th बोर्ड के टॉपर स्टूडेंट, ठीक है, टॉपर है। अब हुआ क्या, किसी कारणवश उनको 1 से 2 महीने का ब्रेक लग गया पढ़ाई से, है ना। किसी कारणवश उनको 1 से 2 महीने का ब्रेक लग गया। अब जब उनका 1-2 महीना खराब हो गया, एक्चुअली खराब नहीं हुआ, लेकिन उस 1-2 महीने को वो यूटिलाइज नहीं कर पाए, उसकी वजह से उनके माइंड में थॉट्स आने लग गए कि यार मैं तो बेकार हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने 2 महीने खराब कर दिए। उसकी वजह से उनका प्रेजेंट टाइम भी खराब होने लग गया। उसकी वजह से उन्होंने पढ़ाई करना कम कर दिया, पढ़ाई करना छोड़ दिया। तो ऐसे एग्जाम्पल को यदि हम मान के चले तो यहाँ पे उनके कंट्रोल में क्या था, उनके कंट्रोल में था काम करना, तैयारी करना। काम करना मतलब तैयारी करना, बिहेवियर, खुद का बिहेवियर, खुद का रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मतलब किसी भी सिचुएशन में क्या रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, डेली रूटीन, डेली रूटीन। ठीक है, ये चीजें उनके कंट्रोल में थी। उनके कंट्रोल में क्या नहीं था, उनके कंट्रोल में पास्ट, जो 1-2 महीने निकल चुके हैं ना, 1-2 महीने जो निकल गए, 1 और 2 मंथ जो निकल चुका है, वो उनके कंट्रोल में नहीं था। फ्यूचर, जो आने वाला टाइम है ना, वो उनके कंट्रोल में नहीं था। तीसरा, लोगों का थॉट, लोगों का व्यू, थॉट, पब्लिक का व्यू, लोगों का ओपिनियन, पब्लिक का रिएक्शन, पब्लिक का रिएक्शन। ये चीजें उसके कंट्रोल में नहीं थी, उस बच्चे के कंट्रोल में ये चीजें नहीं थी, लेकिन उसका पूरा का पूरा फोकस है ना, पूरा का पूरा ध्यान उसका उन पे था। जो कंट्रोल में नहीं, उन पे उसका पूरा का पूरा फोकस था। उसकी वजह से उसका प्रेजेंट मोमेंट खराब हो रहा था और उसकी वजह से उसका काफी वक्त खराब हो गया और उसके 1-2 अटेम्प्ट भी खत्म हो चुके थे, मतलब 1-2 अटेम्प्ट वो नहीं दे पाए, स्किप हो चुके थे। हालांकि वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, हमेशा वो लाइफ में हमेशा फर्स्ट रैंक आया है। उसने पूरा जिला टॉप किया था, 10th में भी और 12th में भी। बावजूद उसके उसने सीए के 1 और 2 अटेम्प्ट स्किप कर दिए। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का पूरा फोकस उन चीजों पे था जो उसके कंट्रोल में नहीं थी। जबकि होना क्या चाहिए था, उसका पूरा का पूरा फोकस उन चीजों पे होना चाहिए था जो उसके कंट्रोल में थी, है ना। उसके कंट्रोल में था काम करना, तैयारी करना, उसका खुद का बिहेवियर, उसका खुद का रेस्पॉन्स, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी डेली रूटीन, वो उसके कंट्रोल में था। तो ऐसे में करना क्या होता है दोस्तों, जो चीजें हमारे कंट्रोल में होती है ना, उन पे हमें हमारा फोकस बढ़ाना होता है। हमारा पूरा का पूरा फोकस हमें उस पर करना होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है।
सॉरी, जो हमारे कंट्रोल में, उस पे हमें पूरा का पूरा फोकस करना होता है। अच्छा, जो हमारे कंट्रोल में नहीं उसका क्या करें? उसको कैसे प्रोसेस करें? दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें हमारे माइंड को ये समझाना होता है कि भैया ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इसमें होने वाली जो भी अनिश्चितता है, जो भी अनसर्टेनिटी है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा और ज़िंदगी अपना रास्ता खुद बनाती है। उस टाइम पे जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, मैं उससे निपट लूँगा। लेकिन अभी ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो अभी मैं मुझे इस पे फोकस नहीं करना है, मुझे मेरा पूरा का पूरा फोकस उन चीज़ों पे करना है जो मेरे कंट्रोल में है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, स्टेप नंबर 4 हमें ये बोलता है कि हमें हमारा जो मोड है ना, वो थिंकिंग मोड से हटाकर एक्शन मोड में आना है। हमें हमारा मोड थिंकिंग मोड से हटाकर एक्शन मोड में लाना है। और जब हम ये कर लेंगे ना दोस्तों, हमारी ओवर थिंकिंग काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी और हमारी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था चौथा स्टेप। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप दोस्तों ये है कि जितनी भी एंजाइटी होती है, जितनी भी ओवर थिंकिंग होती है ना दोस्तों, वो होती है मेनली फ्यूचर को लेके। डिप्रेशन होता है मेनली पास्ट को लेके। तो पास्ट पास्ट और फ्यूचर, ये दो होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंसान की लाइफ में। अच्छा ठीक है, होता है क्या है, पास्ट और फ्यूचर, मतलब पास्ट जो बीत गया, जो हो गया, हम चेंज कर ही नहीं सकते, जो हो गया वो हो गया। फ्यूचर जो होने वाला है, हम चेंज कर ही नहीं सकते, जो होगा वो होगा, अभी तो नहीं कर सकते ना। इस पास्ट की वजह से होता है डिप्रेशन, इस पास्ट की वजह से होता है डिप्रेशन, इस फ्यूचर की वजह से होता है एंजाइटी। ठीक है, पास्ट की वजह से फ्यूचर, सॉरी पास्ट की वजह से डिप्रेशन, फ्यूचर की वजह से एंजाइटी। लाइफ ना पास्ट से चलती है ना फ्यूचर से चलती है, लाइफ चलती है अभी से, वर्तमान से, प्रेजेंट मोमेंट से। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा ध्यान इस पास्ट और इस फ्यूचर से डिस्कनेक्ट करके हमें पूरा का पूरा फोकस हमारे प्रेजेंट मोमेंट में लाना है, प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। ठीक है, हम जब भी कुछ भी काम कर रहे होते हैं ना, कुछ भी कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपना कोई काम कर रहे होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टास्क फुलफिल कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारा माइंड वॉन्डर करेगा कि यार कल को क्या होगा, परसों क्या होगा, ये चीज़ ऐसे नहीं होगी तो क्या होगा, या फिर हमारा माइंड पास्ट में करेगा, काश मैंने वो ऐसा कर लिया होता तो ये हो गया होता। हमें क्या करना है, हमें हमारे माइंड को ये बताना है कि भाई साहब पास्ट में नहीं रहना, फ्यूचर में नहीं जाना, वर्तमान में आ जाओ। अभी आप जो एक्टिविटी कर रहे हो ना, उसमें 100% इन्वॉल्व हो जाओ, उसमें पूरी तरह डूब जाओ। जब दोस्तों आप ये प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना, इसको हम जनरली बोलते हैं माइंडफुलनेस। इस माइंडफुलनेस को जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना दोस्त, इसको हम बोलते हैं माइंडफुलनेस। ठीक है, माइंडफुलनेस पे हम ना एक बहुत बढ़िया सीरीज लेके आएंगे। माइंडफुलनेस के कम से कम 8 से 10 वीडियो हम लेके आएंगे, जिसमें आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे माइंडफुलनेस होता क्या है। लेकिन माइंडफुलनेस एक बहुत बढ़िया तरीका है ओवर थिंकिंग से बचने का। उसका मूल मंत्र, जो उसका मेन कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो यही होता है कि आपको पास्ट और फ्यूचर से डिस्कनेक्ट होके प्रेजेंट में आना है। और जब आप प्रेजेंट में आने लग जाओगे ना दोस्तों, जब आप वर्तमान में रह के काम करने लग जाओगे ना, आप ओवर थिंकिंग से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे, यदि आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो। उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा सा सेशन है, ओवर थिंकिंग से कैसे बाहर निकले, ओवर थिंकिंग को कैसे ओवरकम करें, इसके इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करें, और आप डेफिनेटली इस ओवर थिंकिंग के नाम से, ओवर थिंकिंग की बीमारी से बच सकते हैं, इसे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों साइकोलॉजी हम डेली लाइफ में जीते हैं, हमारा जो बिहेवियर होता है, हमारा जो थॉट पैटर्न होता है, हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, ये हमें समझने की जरूरत है, और ये साइकोलॉजी से बढ़िया आपको कोई नहीं समझा सकता। तो आप साइकोलॉजी को यदि डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं साइकोलॉजी अपनी डेली रूटीन की, आप अपने आप को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप जुड़े रहिए मेरे यानी डॉक्टर माइंडफिट के साथ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।